जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आपका इस चैनल में स्वागत है। हरि सिंह सर, लेक्चरर हरि सिंह सर चैनल में स्वागत है, वेलकम है आपका। मैं रोज़ाना आपके पास कोई ना कोई वीडियो भेजता रहता हूं, कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं, कोई टेबल भेजता रहता हूं। तो आज जो है मैं आपके पास कुछ जो मेडिकल सुविधाएं हैं एक्स सर्विसमैन पर्सन को, उसके बारे में बताना चाहता हूं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। तो जैसे आपको पता है कि अभी जो है सरकार ने काफ़ी साल से पहले जो है एक्स सर्विसमैन का इलाज भी एमएच में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, नियर मिलिट्री हॉस्पिटल में होता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ा और इस कारण से जो है एक नई सुविधा लागू कर दी गई थी अपने लिए, ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ये सारे एक्स सर्विसमैन के कंट्रीब्यूट से हुआ है, सभी से अपने अपने रैंक के अनुसार, समय के अनुसार पैसे इसमें कटते रहते हैं और जमा होते रहते हैं, और उसी से ये क्लिनिक चलती रहती हैं। तो इसमें अगर आदमी को सही जानकारी है, सही नॉलेज है, तो उसका सही फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत से लोग तो जो 1,000 रुपया इसके लिए अलाउंस मिलता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, बाद में दिखाऊंगा, वो ले रहे हैं और अपना ECHS कार्ड नहीं बना रहे हैं। तो मैं तो सभी को ये सलाह देता हूं कि ये अपना ECHS कार्ड अपनी वाइफ का, या माँ बाप हैं तो उनका, या बच्चे जो है 18 साल से नीचे हैं उनका ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए ECHS कार्ड बनाएं। ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है आजकल। वो ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद में आपका ECHS जो भी पैसे कटते हैं, किसके रैंक के अनुसार कितने हैं, जो भी है वो कार्रवाई आप लोग अपनी कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में जाके पता कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी जो करते हैं ये, इनसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये कार्ड बनने के बाद में इसको एक्टिव करा ले। कार्ड जब बन करके आ जाता है, एक्टिव कराने के बाद में आप जो है इसको, जब भी आपको कोई तकलीफ होती है तो आप इसको लेकर के अपनी जो ECHS आपके नज़दीक है उसमें जा सकते हैं। अगर नॉर्मल कोई तकलीफ़ है आपको तो वो वहाँ पर दवाई दे देते हैं, जो दवाई उनके पास अवेलेबल होती है। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनके पास चेकअप के लिए इतने साधन नहीं होते हैं, ना इतने ज़्यादा डॉक्टर होते हैं, तो वो आपकी इच्छा के अनुसार रेफ़र करते हैं। आप पहले से पता करके रखिए आपको तकलीफ़ क्या है, न्यूरो की है या हड्डियों की है या कोई और तकलीफ़ है, आपके मेडिकली कोई और जांच होनी है। तो जिस प्रकार की आपको तकलीफ़ है उस प्रकार के हॉस्पिटल का पता कर लीजिए आप किसी से भी, कि भाई ये हॉस्पिटल कहाँ है, जो कि इसके पैनल में, पैनल वाले तो ECHS वाले बता देते हैं कि आप उनसे पूछिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल पैनल में हैं, तो वो बता देंगे आपके नज़दीक के हॉस्पिटल जो भी है आसपास में जो पैनल में है, और आप वहाँ पर जो है वहाँ का रेफरल उनसे ले लीजिए। ठीक है, आप बता दीजिए उनको मुझे वहाँ पर जाना है, उस हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ का मुझे रेफरल दे दीजिए। तो रेफरल वहाँ पर आपको देंगे, वो रेफ़र कर देंगे आपको। उस रेफर को लेकर के उसके साथ अपना ECHS कार्ड ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए,
आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। कई हॉस्पिटल में क्या है, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, किसी से पता कर सकते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल में इस से संबंधित कौन डॉक्टर किस डिपार्टमेंट में अच्छा डॉक्टर है, उसके आपके डिपार्टमेंट में कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो आप उसको ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है, तो आप उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद में अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलता है, उस समय आपको पता नहीं भी होता है, तो आप उस हॉस्पिटल में जाने पर आपको बता देंगे। तो आप फिर जो है अपना ECHS कार्ड लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, फ़ोन नंबर लेकर के, और आप जो है उस हॉस्पिटल में चले जाइए। वहाँ पर जो रिसेप्शन है, जहाँ पर उनके काउंटर लगे होते हैं, वहाँ पर जा कर के अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग है। जैसे किसी हॉस्पिटल में तो उन्होंने इस ECHS वालों के लिए अलग काउंटर खोले हुए हैं, अलग आदमी बैठाए हुए हैं अपने, तो वहाँ पर वो आपका बिल बनाएंगे। और कहीं कहीं हॉस्पिटल में जो है नॉर्मल जो काउंटर चल रहे हैं वहीं पर आपका बिल बना देंगे, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसके लिए। आप जो चेकअप कराएंगे, जिस डॉक्टर का आपने OPD लिया है, जिस डॉक्टर का आपने OPD लिया है, मांगा है, बता दीजिए मुझे इस डॉक्टर का OPD, इस डॉक्टर को चेकअप कराना है, या आपको डॉक्टर का नाम नहीं पता है तो आप बता दीजिए भाई मुझे इस डिपार्टमेंट में चेकअप कराना है, मेरे को ये तकलीफ़ है, तो आपको उसका वो बिल बना के दे देंगे। और आप उस वहाँ पर चले जाइए, जिस डॉक्टर के पास में आपने चेकअप कराना है वहाँ पर जाके बता दीजिए। कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, अभी तक एक पैसा भी आपको नहीं देना है। उसके बाद जा कर के जाइए आप उस हॉस्पिटल में, वहाँ पर अपना चेकअप कराइए। वो जो आपको लिखेगा, जितने भी चेकअप के लिए आपको जो भी लिखेगा, MRI कराएगा, जो भी मतलब लिखेगा, आपका जो भी टेस्ट लिखेगा, वो सारे टेस्ट आपके फ्री होंगे और उसमें आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है। सारे टेस्ट आपके फ्री होंगे वहाँ पर हॉस्पिटल में। और टेस्ट कराने के बाद में और फिर आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपकी क्या करेगा, मेडिसिन शुरू करेगा, ठीक है नहीं, ये आपको दवाई लिखेगा। तो दवाई लिखने के बाद में आपने क्या करना है कि उसी समय दवाई नहीं लेना है। कई अक्सर इसमें गलती कर देते हैं कि जब डॉक्टर ने वहाँ पर दवाई लिख दी हॉस्पिटल में, नॉर्मल एडमिट करेंगे तब तो अलग बात है। अगर उस हॉस्पिटल ने आपको एडमिट कर लिया तब तो उनका प्रोसेस ही अलग है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर अपने आप दवाई भी वही देंगे, सब कुछ करेंगे, उनका अलग से वो बिल बनाएंगे, अपना वो करेंगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नॉर्मल तकलीफ़ों में हॉस्पिटल जो है एडमिट नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है नहीं, वो आपको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो आपकी दवाई लिख देते हैं। दवाई लिखने के बाद में आपने वहाँ से दवाई नहीं लेनी है, आपने वापस ECHS में आना है और ECHS में आकर के डॉक्टर को बताना है कि ये है दवाई लिखी है। तो अगर वो दवाई वहाँ पर अवेलेबल होंगे तो दे देंगे, लेकिन अक्सर देखा ये जाता है कि जो हॉस्पिटल की दवाइयाँ हैं वो वहाँ पर ECHS में नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए आपको अन्य लेना पड़ेगा, वो आपको अन्य दे देंगे कि ये दवाई हमारे पास में नहीं है। आप वहाँ से अन्य लीजिए। अन्य लेने के बाद में आप वो दवाई कहीं से भी खरीद सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगता है उस हॉस्पिटल से भी खरीद सकते हैं, या कहीं से भी जो मेडिकल की दुकान है जहाँ पर GST के बिल बनते हैं, तो वहाँ से आप खरीद लीजिए और उनको बता दीजिए कि भाई मुझे GST वाला बिल चाहिए। आप अपना GST वाला बिल लीजिए और दवाई लीजिए अपनी, और उसके बाद में आप उसको क्लेम के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो क्लेम के लिए आप उसी ECHS में दे दीजिए कि भाई इतने रुपए की मैं दवाई लेकर के आया हूँ और ये मेरा क्लेम करना है। क्लेम के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको एक तो जो आपने जो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर को आपने दिखाया है, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, एक तो वो देना पड़ेगा।
दूसरा आपने जो अन्य लिया है ECHS से वो देना पड़ेगा। तीसरा आपने जो दवाइयाँ खरीदी हैं वो देना पड़ेगा। चौथा आपने आपका जो जिस अकाउंट में पैसा आएगा उस अकाउंट की पासबुक का पहला पेज या आपका उसका रद्द कैंसिल किया हुआ चेक वो देना पड़ेगा। और आपको देना पड़ेगा आपका आधार कार्ड की स्कैन करेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी देनी है। और आपका जो ECHS कार्ड है इसकी भी फ़ोटोकॉपी देनी है। तो ये सब चीज़ें आपको दे करके और एक फाइनल बिल बनता है वो भर करके वो आपको ECHS से ही आपका फॉर्म मिल जाएगा। वो बिल भर करके उसमें साइन कर करके और वहाँ पर ये हॉस्पिटल में जो साइन वगैरह करा के आप उनको दे दीजिए, ठीक है नहीं। तो वो देने के बाद में वो आपका क्लेम कर देंगे और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एक अच्छा तरीका है। आप अपनी पेमेंट दवाई मत खाने की ज़रूरत है और आपका कोई भी पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप जो है इसको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कौन चक्कर काटेगा। इसमें ज़्यादा चक्कर वाली बात नहीं है। अपना शरीर के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाइए, ECHS में जाइए, वहाँ पर अपना रेफ़र लिए। और रेफ़र के लिए नियम मैं आपको बता देता हूँ। पहले रेफ़र होता था 1 महीने का और उसमें 2 या 3 सेशन लिखते थे कि भाई आप 2 या 3 बार ही उसमें वो करवा सकते हैं, मतलब उसको हॉस्पिटल में जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो नियम बदली हो गए हैं, ये जो नए नियम है, देखो ये नियम बदली हो गए हैं और ये बहुत अच्छा कर दिया है कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS। अभी ये मैं ज़्यादा पढ़ने की बजाय मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी जो है ये सब तो लेटर वगैरह हैं, इनको आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि पहले जो रेफरल होता था सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, ए रेफरल इशूड बाय द एनी मेडिकल ऑफिसर एंड ECHS पॉलीक्लिनिक विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। अभी जो है आप एक बार रेफरल लेते हैं तो वो 3 महीने तक वैल्यू होता है और उस 3 महीने के दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड बेनिफिट कंसल्टेशन 2 और मोर स्पेशलिस्ट, 2 या 2 से अधिक स्पेशलिस्ट को भी वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। दोबारा आपको रेफरल नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और अभी इन्होंने क्या कर दिया कि 3 महीने के अंदर जो है 6 टाइम आप दिखा सकते हैं उनको। तीन महीने के अंदर जो है आप 6 टाइम इसको दिखा सकते हैं। ये क्लियर किया हुआ है उसमें कि भाई जो आप 3 महीने का जो आपको रेफर मिल जाएगा, 3 महीने के अंदर जो है ये 6 कंसल्टेशन आप दिखा सकते हैं वहाँ पर 3 महीने के अंदर, ठीक है। और अब वहाँ पर जो है ECHS के अंदर आपका कोई भी टेस्ट हो, चाहे 3 महीने के दौरान चाहे 3,000 से ज़्यादा के हों, पहले क्या था एक बार 3,000 तक के, लेकिन अभी जो है दोबारा से लेटर निकाल दिया है ये और दे दिया है कि CT स्कैन है, MRI है, PT स्कैन है, ये सारे के सारे टेस्ट जितने भी हैं ये आपको 3 महीने से ज़्यादा भी हैं तो 3 महीने तक उसी रेफरल से आप दिखाएंगे। तो ये अच्छा स्कीम कर दिया है, क्योंकि पहले हर महीने के बाद में जाना पड़ता था कहाँ पर, ECHS में। और अगर मान लो आप एक डॉक्टर को दिखा दिए और दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो दोबारा रेफर मांगते थे वो, लेकिन अभी नहीं है। अभी इस रेफरल के दौरान आपको क्लियर कर दिया है इन्होंने कि आप उसी रेफरल से किसी भी मेडिकल ऑफिसर को रिक्वायर्ड फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ECHS प्रोसेंसी रिक्वायरिंग एडमिशन द हॉस्पिटल वुड बी वैलिड 3 मंथ के लिए वैलिड कर दिया है। और इसी लेटर के लिए आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए भी किसी प्रकार का कोई भी आपको वो नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा से ये रेफरल नहीं कराना पड़ेगा। इसी रेफरल से आप 6 बार तक उसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर मान लो 15 दिन के बाद बुलाता है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद बुलाता है, तो 6 बार तक 3 महीने के अंदर में जा सकते हैं आप और अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्कीम है, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। इससे डरिए मत कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आप आराम से, और जब तक आप दवाई खाएँगे, 2 साल खाएँ, 3 साल खाएँ, 4 साल खाएँ, आप जो है अपना बिल जो है ला करके दे दीजिए। उससे पहले दवाई जो ला रहे हैं, मान लो आप दवाई
आज खरीद रहे हैं या कल खरीद रहे हैं, तो आज जा कर के एक बार उनसे अन्य ज़रूर ले लीजिए। जैसे ये 1 महीने का बिल होता है पास, 1 महीने की दवाई आप एक बार ले लीजिए और फिर अगले महीने की दवाई लेते हैं तो उससे पहले उसका अन्य ले लीजिए। अन्य लेकर के आप मेडिकल स्टोर से दवाई लीजिए, बिल बनाइए और वापस जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो लगाइए और उनको दे दीजिए। तो आपका सारा का सारा जो पैसा वो क्लेम हो जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छी सुविधा है। बाकी जो है और ये अगर सुविधा नहीं होती तो जो मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर इतना लोड था कि वो एक्स सर्विसमैन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है नहीं। और इससे आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपने सावधानी ये रखना है कि जो लोग हेरा फेरी करते हैं उनसे बचना है। हेरा फेरी मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल वाले हैं वो आपको 2-4 दिन का ऐसे ही एडमिट रख करके वो आपसे आप बचना है। अपने प्रॉपर अपने अच्छे हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर जो है प्रॉपर ढंग से आप जो है अपना ट्रीटमेंट लीजिए, अपनी दवाई लीजिए और अपना बिल पास कराइए। और ज़्यादा अगर सीरियस केस होता है तो हॉस्पिटल एडमिट कर लेते हैं और वहाँ पर जो भी इलाज वगैरह होता है, जो भी दवाई होता है, वो अपना क्लेम करते हैं। वो आपसे साइन कराएंगे, वो कोई बात नहीं है, वो अपना क्लेम करते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधाएं हैं, तो इसके लिए अपना फ़ायदा उठाइए। और ज़्यादा पैसे का कोई चेकिंग होता है तो उसके लिए वो बेस या आरआर में लिखवाने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पर भी आराम से लिख करके दिया जा सकता है, कोई वो नहीं है। तो इसके आप फ़ायदे उठाइए, ये एक अच्छी सुविधा है और इसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपने आपको बताया कि भाई अभी जो रेफर जो है 3 महीने के लिए कर दिया है, उसके लिए कोई आपको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने और 6 सेशन हो गए हैं और क्लेम के लिए मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग जो होते हैं ये पूरा लेटर ओएसी के बारे में है। एक ये है जो है हमारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो कुछ लोग ले रहे हैं, वो 1000 रुपया उनको मिलता है, 1000 रुपया 1000 रुपये। लेकिन मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप अभी भी जो है अपना ECHS कार्ड बनवाइए और उससे ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि पता नहीं है, आप 1000 रुपया तो ले रहे हैं लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, लंबे समय से जो है उसकी कोई बीमारी हो गई और ज़्यादा पैसा लग रहा है, उस समय जो है बहुत मुश्किल पड़ता है, ठीक है नहीं। तो वैसे बोलते हैं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में जो बढ़ोतरी करने के लिए मांग की गई है, तो क्या सरकार इसको 3000 रुपया करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में तो अभी कोई खास वो है नहीं, ठीक है नहीं। फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी, क्या सरकार 3000 का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। पेंशन के फिक्स मेडिकल अलाउंस के लंबे समय से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, खासकर वे पेंशनर जो ECHS एक्स सर्विसमैन का कंट्रीब्यूटरी स्कीम का लाभ नहीं लेते हैं, हर महीने मिलने वाले FMA में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में FMA की राशि जो है 1000 रुपया है लेकिन प्रति माह, लेकिन इसे 3000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में है। तो इसमें करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन मैं तो ये बताता हूँ कि जो है सबसे अच्छा तरीका है ECHS से, क्योंकि इससे जो है आपको कितना भी खर्चा आए वो सब जो है आपका क्लेम हो जाता है। तो आज जो है ये मैंने जानकारी दी, आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ आपको कोई ना कोई जानकारियाँ मिलती रहेंगी आगे भविष्य में भी। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।